हेलो 10th क्लास स्टूडेंट्स, अभी हम बात करेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का। आप जानते हो कि जो अभी का हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं वो ऐसे ही नहीं था, उसका भी सिस्टमेटिक डेवलपमेंट हुआ टाइम टू टाइम। ठीक है, तो जो पहला सक्सेसफुल मॉडल आया, मॉडल मीन्स जो क्लासिफिकेशन आया, डोबे-राइनर का ट्राइड्स लॉ आया, जिसमें उसने सिर्फ 3 ही ट्राइड्स दिए थे और किसके बेसिस पे अरेंजमेंट या ग्रुपिंग की थी? एटॉमिक मास के बेस पे। ठीक है, तो ग्रुपिंग तो बिल्कुल सही है, सेम प्रॉपर्टी वालों की ही ग्रुपिंग की हुई है। ठीक है, लेकिन इसका मेन ड्रॉबैक ये था कि इसने सिर्फ 3 ट्राइड्स ही दिए, है ना, और एक्स्ट्रा कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं बताई केमिकल रिएक्टिविटी या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक, अब बात करेंगे दूसरा जो सक्सेसफुल क्लासिफिकेशन रहा उस पुराने टाइम पे, न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक है, अब जानते हैं कि ऑक्टेव का मतलब क्या है, देखते हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे? 56। मतलब जो न्यूलैंड ने 56 एलिमेंट को अरेंज किया था, पहला एलिमेंट था हाइड्रोजन और लास्ट कौन सा था? थोरियम। ठीक है, इसने जो अरेंजमेंट किया था किसके बेसिस पे किया था? एटॉमिक मास के बेसिस पे किया था। अब ऑक्टेव क्यों बोलते हैं? ऑक्टेव इसलिए बोलते हैं कि इसने ये बताया कि जो 56 एलिमेंट थे इनको अरेंजमेंट किया एटॉमिक मास के बेस पे, और ये बताया कि पहले से लेके हर 8वां एलिमेंट जो है वो पहले वाले, मतलब हर 8वां एलिमेंट अपने से जस्ट मतलब नंबर 1 जहाँ से काउंट करेंगे और 8वें में पहुँचेंगे तो हर 8वां पहले वाले की प्रॉपर्टी को रिपीट करता है। जैसे हम सरगम में सारेगामा पाधा निसा इसकी बात करते हैं ना, फिर से रिपीट होती सेम प्रॉपर्टी, तो हर 8वें एलिमेंट से सेम प्रॉपर्टी रिपीट होती है, प्रॉपर्टी रिपीट होती है। तो इसने पीरियोडिसिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया, इसका ये है। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है भाई कि आप इसका जो टेबल देखोगे आप, ठीक है, वो जो ऑक्टेव वाली बात है वो सिर्फ कैल्शियम तक ही अप्लाई होती है और सिर्फ 56 एलिमेंट ही है। उसने नए एलिमेंट की पॉसिबिलिटी के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं था। ठीक है, और उसने क्या, एक और मेन ड्रॉबैक ये है कि उसने डिफरेंट एलिमेंट को सेम एक साथ रख दिया था। जैसे कोबाल्ट और निकिल को रख दिया था हाइड्रोजन फ्लोरीन और क्लोरीन ब्रोमीन के बीच में, है ना। तो ये बिल्कुल आप समझ सकते हो कि ये यहाँ तो ये नॉन मेटल है और ये कोबाल्ट निकिल मेटल है, ट्रांजिशन मेटल है। ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट नहीं है ये, तो ये इसका ड्रॉबैक था। बाद में फिर जो अभी का जो हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखते हैं वो किसका है? मोसले का, और वो एटॉमिक नंबर के बेस पे है। लेकिन उसके जस्ट पहले जो पीरियोडिक टेबल आया या क्लासिफिकेशन आया वो मेंडलीव का था और ये एटॉमिक मास के बेस पे था। मतलब इसने बताया कि जो एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो किस पे डिपेंड करती है? वेरी किस पे करती है? एटॉमिक मासेस पे करती है। कितने ग्रुप थे? 8 ग्रुप थे, 6 पीरियड थे, 63 एलिमेंट थे। ठीक है, अब देखते हैं एडवांटेज देखते हैं मेंडलीव का। भाई पहली बात तो सिस्टमेटिक स्टडी, एलिमेंट अपन मतलब एलिमेंट्स का सिस्टमेटिक स्टडी करने के लिए सबसे मतलब पहला ऐसा पीरियोडिक टेबल था जो बहुत हद तक सिस्टमेटिक था और जस्टिफाइड किया हुआ था हर चीज़ों को। ठीक है, और उसके बाद करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस का करेक्शन भी इसने किया, मतलब बेरिलियम और गोल्ड और प्लेटिनम जिसका पहले करेक्शन नहीं किया हुआ था, मतलब गलत एटॉमिक मास बताया गया था, उसको भी इसने करेक्ट किया। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की वो ये थी कि उसने नए एलिमेंट्स के प्रेडिक्शन की भी बात करी थी, मतलब प्रेडिक्ट भी किया था। जैसे एल्युमिनियम के आगे एका एल्युमिनियम, एका सिलिकन, एका मीन्स नेक्स्ट, एल्युमिनियम के बाद वाला, एका सिलिकन मीन्स सिलिकन के बाद वाला। तो देखो जैसे एका एल्युमिनियम होगा तो उसने ये भी प्रेडिक्ट कर दिया था कि एका एल्युमिनियम जो होगा उसका ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, उसका हैलाइड का फॉर्मूला क्या होगा, उसका मास क्या होगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि गैलियम होता है ना, तो बाद में उसका जो भी ओरिजिनल जो बाद में मतलब डिस्कवरी की गई या खोजा गया तो बाद में उसका जस्ट सेम टू सेम वही चीज़ें निकली। ठीक है, तो ये इसका सबसे बड़ा क्या बोलेंगे प्लस पॉइंट था मेंडलीव का। डीमेरिट्स या ड्रॉबैक अगर देखें, इसकी कमियां क्या थी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में, तो हाइड्रोजन की पोजीशन को नहीं बताया। देखो हाइड्रोजन जो है अभी फर्स्ट ग्रुप में है, अभी के पीरियोडिक टेबल में भी फर्स्ट ग्रुप में है, लेकिन वो देखो हाइड्रोजन जो है एल्कली मेटल जैसी प्रॉपर्टी भी शो करता है और हैलोजन जैसी भी, लेकिन उसको फिर भी रखा गया है कहाँ पे? फर्स्ट ग्रुप में, क्योंकि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। लेकिन इस चीज़ को अच्छे से जस्टिफाई नहीं किया था उसने। ठीक है, एनॉमलस पेयर मतलब अलग अलग पेयर को एक साथ रखना। ठीक है, मतलब कभी आगे पीछे, एनॉमलस का मीन्स ये भी है कि असामान्य। ठीक है, मतलब जो नॉर्मल वे में अपन जो देखते हैं ना, जैसे आर्गन का मास ज़्यादा होता है तो उसको पोटेशियम के पहले रख दिया, कोबाल्ट को निकिल के पहले रख दिया। ठीक,
उसके बाद पोजीशन ऑफ आइसोटोप। अब भाई आइसोटोप के केस को तो इसने सुलझाया ही नहीं था। अब इसने एटॉमिक मास के बेस पे अरेंजमेंट किया था। तो अगर मास के बेस पे देखा जाए तो आइसोटोप वो होते हैं कि मास डिफरेंट हो, नंबर एक हो। तो हाइड्रोजन के तो 3 आइसोटोप हैं, तो इस हिसाब से इसके पीरियोडिक टेबल में 3 हाइड्रोजन की जगह अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको नहीं उसने बताया, इस चीज़ को सॉल्व भी नहीं किया, ठीक है। सिमिलर एलिमेंट को डिफरेंट डिफरेंट जगह रखा और डिफरेंट डिफरेंट को सेम जगह पे रखा, ठीक है। इसने ये भी नहीं बताया कि पीरियोडिसिटी का रीज़न क्या है। पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है कि हम लेफ्ट टू राइट या अप टू डाउन, है ना, पीरियड में या ग्रुप में मूव करते हैं, तो जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में जो वेरिएशन होता है ना, उस वेरिएशन का एग्जैक्ट रीज़न क्या है। इसने एटॉमिक मास के बेस पे तो अरेंजमेंट किया था, लेकिन पीरियोडिसिटी मतलब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में जो वेरिएशन आता है, ठीक है, जो रिपीटिशन देखने को मिलता है, वो किस बेसिस पे होता है उसको इसने नहीं बताया था। पहले और सबसे इंपॉर्टेंट बात, नोबल गैसेस तो थी ही नहीं इसमें, ठीक है। लेंथेनाइड और एक्टेनाइड्स भी नहीं थे। एफ ब्लॉक के बारे में भी कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी।